यह कहानी हजारीबाग के उन घने जंगलों की है जहां सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है। लोग कहते हैं कि यहाँ के पुराने साखू साल के पेड़ों की जड़ें सिर्फ मिट्टी नहीं पकड़ती, वो रूहें पकड़ती है। हजारीबाग के बाहरी इलाके में एक पुरानी पुश्तैनी हवेली थी, नीलगिरी विला। शहर से आए 4 दोस्त आर्यन, स्नेहा, कबीर और रिया वहाँ वीकेंड बिताने पहुंचे थे। कबीर, जो पेशे से एक व्लॉगर था, कैमरे के साथ हवेली के कोने कोने को शूट कर रहा था। गाइज, चेक आउट दिस वाइब। ये जगह डरावनी कम और रॉयल ज्यादा लग रही है। यहाँ का सन्नाटा ही इसका असली म्यूजिक है। म्यूजिक तो ठीक है कबीर, पर मुझे यहाँ की हवा कुछ भारी लग रही है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अरे रिया, तू भी न, ये पुराने घर ऐसे ही होते हैं। वैसे भी यहाँ हमारे अलावा सिर्फ वो बूढ़ा चौकीदार है जो खुद किसी भूत से कम नहीं दिखता। तभी अंधेरे कोने से चौकीदार काका बाहर आए। उनके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। बेटा, रात को हवेली की खिड़कियां बंद रखना, और अगर बाहर जंगल से कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो पलटकर मत देखना। यहाँ के पेड़ नाम याद रखते हैं। स्नेहा ने डर के मारे आर्यन का हाथ पकड़ लिया। आर्यन ने बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन रात गहराते ही नजारा बदलने लगा। रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक घर के पिछवाड़े वाले जंगल से एक आवाज आई, आर्यन। आर्यन की नींद खुल गई। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। उसे लगा शायद स्नेहा मजाक कर रही है। स्नेहा, सो जाओ, ये डराने वाला प्रैंक पुराना हो गया है। लेकिन स्नेहा बगल वाले बिस्तर पर गहरी नींद में थी। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी सास। आर्यन, यहाँ आओ, देखो मैंने क्या ढूंढा है। आर्यन सम्मोहित सा होकर उठा। उसने टॉर्च उठाई और पिछवाड़े के दरवाजे की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर घना कोहरा था। कोहरे के बीच एक आकृति खड़ी थी जो बिल्कुल रिया जैसी दिख रही थी। रिया, तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? वह आकृति कुछ नहीं बोली, बस जंगल की गहराई की ओर इशारा किया और धीरे धीरे चलने लगी। आर्यन उसके पीछे पीछे जंगल में घुस गया। इधर हवेली में कबीर की नींद खुली। उसने देखा कि पिछवाड़े का दरवाजा खुला है। उसने तुरंत रिया और स्नेहा को जगाया। आर्यन गायब है, दरवाजा खुला है और बाहर कोहरा बहुत है। तीनों टॉर्च लेकर जंगल की ओर भागे। कुछ दूर जाते ही उन्हें आर्यन खड़ा दिखाई दिया। वह एक विशाल साखू के पेड़ के सामने जरवत खड़ा था। आर्यन, वापस आओ, वहाँ क्या देख रहे हो? आर्यन धीरे से मुड़ा। ये पेड़ भूखे हैं, इन्हें पुराने नाम पसंद नहीं, इन्हें नए जिस्म चाहिए। अचानक उस विशाल पेड़ की टहनियां सांप की तरह हिलने लगीं। जमीन से जड़ें बाहर निकलीं और आर्यन के पैरों को जकड़ लिया। कबीर, इसे बचाओ, ये पेड़ इसे अंदर खींच रहा है। कबीर ने आगे बढ़कर आर्यन का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी जंगल के चारों तरफ से हजारों फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। हमें तुम्हारा साथ चाहिए, यहाँ सन्नाटा बहुत है। तभी पीछे से काका की आवाज आई। वे हाथ में जलती हुई मशाल और कुछ पुराने मंत्र पढ़ते हुए आ रहे थे। पीछे हटो, इसके पास मत जाना, ये यक्षिणी का पेड़ है, इसने इसे अपना बना लिया है। काका ने मशाल से उन जड़ों पर वार किया। जड़ें जलने लगीं और एक रूह कंपा देने वाली चीख सुनाई दी, पर वो चीख आर्यन की नहीं, उस पेड़ की थी। आर्यन बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। जल्दी इसे उठाओ और भागो, सूरज निकलने तक ये शांत नहीं होंगे। वे चारों जान बचाकर हवेली की ओर भागे। पीछे से पैरों के हिलने और रोने की आवाजें आती रहीं। जैसे ही वे हवेली के अंदर घुसे और दरवाजा बंद किया, बाहर का सन्नाटा फिर से गहरा हो गया। अगली सुबह चारों ने बिना एक पल गवाए अपना सामान पैक किया। जब वे गाड़ी में बैठ रहे थे, आर्यन ने खिड़की से उस जंगल की ओर देखा। वह अब ठीक था, लेकिन उसके गले पर जड़ों के निशान अभी भी गहरे लाल रंग में मौजूद थे। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, आर्यन के मोबाइल पर एक नया मैसेज आया। मैसेज किसी नंबर से नहीं था। उसमें लिखा था, तुम अपना नाम यहीं छोड़ गए हो, हम जल्द ही उसे लेने आएंगे। आर्यन ने डर कर फोन नीचे गिरा दिया। उसने देखा कि जंगल के किनारे वही आकृति जो रात में रिया जैसी दिख रही थी, अब उसकी अपनी आर्यन की शक्ल में खड़ी होकर उन्हें हाथ हिलाकर विदा कर रही थी। हजारीबाग का वह जंगल आज भी वही है, और लोग कहते हैं कि अगर आप वहां अकेले जाए तो आपको अपनी ही आवाज सुनाई देगी।
जो आपको अंदर बुला रही होगी।